तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस आज हम चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम की स्टडी करने जा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू 2024 एंड 25 syllabus, this is a chapter number 3. And now we first here study about introduction, not on the topic of algae. Okay, let's start this chapter. तो guys यहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइन है, in the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whitaker, wherein he suggested the five kingdom classification, viz. Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है कि पिछले चैप्टर में हमने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। ओके, जो किसका था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। किसके सिस्टम के अंदर के? विटेकर के सिस्टम के अंदर, जो कब दिया गया था? 1969 के अंदर, जहां पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने आने थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। इस चैप्टर में हम वी विल डील in detail with further classification within the plant kingdom, Plantae, popularly known as plant kingdom. इस चैप्टर में हम एक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो है किंगडम प्लांटे। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम। ओके, we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. We must stress here. तो यहाँ पर जो स्ट्रेस का मतलब है वो है विशेष जोर या महत्व। स्ट्रेस का मतलब क्या है? विशेष जोर या महत्व। That our understanding of the plant kingdom has changed over time. कि यहाँ पर विशेष जोर किस पे दिया गया है कि प्लांट किंगडम जो था वो कैसे चेंज हुआ। अगर बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है तो उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने दिया एल्गी का क्लासिफिकेशन, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। देन इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लांट का इवोल्यूशन हो रहा है, और आज के टाइम पे हम जितने भी प्लांट्स देखते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एंजियोस्पर्म। यानी जैसे कि आंकड़े का ही फूल देख लो, सॉरी आंकड़े का पेड़ देख लो, चाहे नीम का पेड़ देख लो, जिसके अंदर भी क्या है? सीड है और फ्लावर है। दैट इज द प्लांट किंगडम ऑफ विच पार्ट? जिम्नोस्पर्म, नॉट सॉरी, gymnosperm and angiosperm, because these are higher plants, and in water only bryophytes और algae ही पाए जाते हैं। ओके, fungi and members of monera, यहाँ पर fungi और मोनेरा के मेंबर्स, फंजाई और मोनेरा के मेंबर्स जो हैं वो, और प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनके पास सेल वॉल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल वॉल्स। बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन में ये चीज बहुत अच्छे से दी है। हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। ये फंजाई और मोनेरा के कुछ मेंबर्स और प्रोटिस्टा के जो कुछ सेल वॉल वाले मेंबर थे वो प्लांटे से हटा दिए गए थे। क्यों? और उन्हें सेम हटा नहीं दिए गए थे, उन्हें प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। सॉरी इस चीज के लिए, इन्हें प्लांट किंगडम के लिए अंदर ही रख दिया गया था। एक्सक्लूडेड यानी उन्हें यहीं रख दिया गया था। फ्रॉम प्लांटे थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन इन द एंड देन प्लेस इन द सेम किंगडम। सो द साइनोबैक्टीरिया, दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे, आर नॉट एल्गे एनीमोर। यहाँ साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गे है। ये देखो, साइनोबैक्टीरिया को मैंने हाईलाइट कर दिया है।
इसे क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन ये एल्गी नहीं है, इसे प्लांट किंगडम में से हटा दिया गया था। ओके, in this chapter, we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm under Plantae. ओके, तो हमारे 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, now come on the next paragraph. Let us look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. गाइस, इंट्रोडक्शन में जो है सबसे मेन चीज यहाँ पर होती है कि हम जो चैप्टर को समझ रहे हैं उसके अंदर मेन चीज क्या है। मेन चीज यहाँ पर है एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने जब कभी भी प्लांट्स की स्टडी की है तब उन्हें फर्स्ट जो प्लांट दिखाया वो एंजियोस्पर्म ही दिखाया है, क्योंकि फ्लावर और फ्रूट तो ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म का ही कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए उन्हें एंजियोस्पर्म ही मिला। तब उन्होंने सोचा कि इसके जैसा कोई और प्लांट भी तो होगा, लेकिन उन्हें ऐसा बहुत सारे प्लांट मिले, लेकिन उन्हें कुछ अलग प्लांट्स मिले जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तब उन्होंने ये क्लासिफिकेशन देना स्टार्ट किया। तो एंजियोस्पर्म वही है जो कॉन्सेप्ट्स यानी कि कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करता है यानी प्रभावित करता है। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves etc. तो जो पहले वाला सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसमें क्या क्या था? ग्रोस यानी कि ग्रास, ग्रोस मतलब ग्रास, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो जो क्या आते हैं, जिनमें क्या क्या आता है? हैबिट यानी कि उनकी जो हैबिटेट यानी जो यहाँ पर वो रहते हैं उस जगह की एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि कोई प्लांट डेजर्ट में रहता है तो वो डेजर्ट हैबिटेट का माना जाएगा, और कोई प्लांट अगर ड्राई एरिया या फिर आप बोल सकते हो रेनी एरिया या फिर कहीं भी रहता हो उसी हैबिटेट का माना जाएगा। ओके, और आगे आता है कलर। जो पहला वाला सिस्टम था उसके अंदर कलर पे भी बेस्ड था, यानी कि आप बोल सकते हो कि एक प्लांट का कलर ऐसा है, बाहर से तो हमें ऐसा दिख रहा है, दूसरा प्लांट अलग कलर का दिख रहा है, लेकिन अंदर से वही सेम स्पीसीज का प्लांट है लेकिन बाहर से दिख रहा है। ये तो एक कंफ्यूजन वाला चीज हो गया ना, इसलिए कलर भी एक डिमेरिट था। और नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, वो आप बोल सकते हो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया था, और लीव्स के शेप पर बेसिस पे भी, जो किस पे दिया गया है? चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, they were based mainly on vegetative characters or on the endoecium structure system given by Linnaeus. Such systems are artificial. They are separately the close related species since they were based on a few characteristics. Okay, ये मेनली किस पर बेस्ड है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। किस पे बेस्ड है मेनली? दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये किस पे बेस्ड है मेनली? वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड थे। ओके, और एंड्रोशियम, एंड्रोशियम किसका पार्ट होता है? प्लांट का एक सेक्सुअल पार्ट होता है जिसमें क्या फॉर्म होता है? ओवा यानी फीमेल का गैमेट। ओके, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी दिया था, और साथ के साथ ये किसने दिया था? लीनियस ने। किसने दिया था? लीनियस ने। ओके, कुछ सिस्टम तो आर्टिफिशियल थे, ये कैसा था? नेचुरल, और बाकी कैसे थे? आर्टिफिशियल। ओके, जस्ट सिस्टम वर आर्टिफिशियल। ओके, अब they separated by closely related species says they were based on a few characteristics। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंडोस्टर्म स्ट्रक्चर के बेसिस पर तो दे दिया, लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर ये कैसे अलग किया गया? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के द्वारा। इसके अंदर क्या था? ये कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर थे। क्या थे? सिमिलर थे। ओके, और कुछ ही स्पीसीज सिमिलर होंगी। ओके,
तो उन्हें क्या बोला जाएगा? जीनस। जीनस के अंदर जो स्पीसीज रहती हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन जीनस के अंदर कम सिमिलरिटी होती है, स्पीसीज के अंदर ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। ओके ओके। Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic. आर्टिफिशियल सिस्टम ने किसको ज्यादा वेटेज दिया? किसी को भी नहीं, किसी को भी उन्होंने ज्यादा वेटेज नहीं दिया। उन्होंने किस किस को इक्वल वेटेज दिया? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। किस किस को दिया? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ओके। और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो एनवायरनमेंट से अच्छे से अफेक्ट हो जाता है। किससे अफेक्ट हो जाता है? एनवायरनमेंट से अच्छे से अफेक्ट हो जाता है। चलिए आइए इसे एक पेज की मदद से समझते हैं। ओके, तो गाइस देखो, यहाँ पर मैंने एक सन बना दिया है। क्या है गाइस? ये सन। ओके गाइस, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो इस सन से क्या निकल रही हैं? कुछ रेज निकल रही हैं। अब ये जो है ना, ये पार्ट, ये तो क्या है? स्टेम, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लेंटिकल्स, जो कि इसमें हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। अब ये हैं, ये आपकी क्या है? लीव्स। क्या है? लीव्स। ओके, अगर ये लीव्स हैं, अब ये एक ऐसे एरिया में पाया जा रहा है जो कि है बिल्कुल ही सूखा, और इस एरिया के अंदर है बहुत ही कम पानी। तो क्या ये प्लांट अपनी ग्रोथ को रेगुलेट कर पाएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर है आपके मानसून की कमी। ये जो साइन है ना, ये जो एरो वाला साइन है, इसका मतलब होता है डिक्रेशन यानी डिक्रीज, और ये जो साइन है इसका मतलब है हाँ। इस साइन का मतलब है नहीं, इस साइन का मतलब है नहीं। तो मानसून इधर बिल्कुल भी नहीं है। डेजर्ट एरिया के अंदर या ड्राई एरिया के अंदर कभी भी बारिश नहीं होती, होती है तो बहुत कम होती है, 1% चांस होता है कि बारिश हो। लो टेम्परेचर होता है? नहीं। हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर बिल्कुल नहीं हो। लो टेम्परेचर होता तो इधर शायद नमी बनी होती, क्योंकि ठंडी जगह होती। फिर ये सनलाइट, हाँ जी बिल्कुल है। फोटोसिंथेसिस इधर नहीं होगा, क्यों? सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, और सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी तो फिर जो लीफ हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन उन कलर को मेंटेन कौन रखता है? रेन। रेन क्या कर देती है? उन चीज़ों को ग्रीन कर देती है। क्लोरोफिल पिगमेंट इन पे वर्क करता है, तो उस कारण से जो लीफ हैं ये ग्रीन हो जाती हैं। लेकिन वो ग्रीन तो तब रहेंगे जब रेन होगी। अब रेन ही नहीं हो रही, अगर बारिश ही बंद हो गई है, तो सूरज की किरणें आकर के उस प्लांट को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी। क्या कर देंगे? डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी। और फिर उसके बाद प्लांट अपनी ग्रोथ या तो करेगा ही नहीं, या फिर करेगा तो बहुत धीरे करेगा। सो इट गेट लो न्यूट्रिशन एंड नेचर विल अफेक्ट इट। इसे कम न्यूट्रिशन मिलेगा और नेचर इसे अफेक्ट करेगा। और एक और चीज होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सॉरी सॉरी गाइस, ये गलती से हो गया था, इसलिए गाइस मुझे माफ कीजिएगा। अब गाइस मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी गलती ना हो, आप तो इधर पढ़ने में ध्यान दीजिए। और अगर मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। मैं बताता हूँ कैसे। फोटोसिंथेसिस जब कभी भी होता है तो एक केमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि उधर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ के एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज। एक चीज होती है, यहाँ लिख देता हूँ, CO2 प्लस H2O मेक्स ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। ओके, ठीक है गाइस, ये H के नीचे कितना है? 12।
कितना है 12। ओके, और प्लस साथ के साथ O2 भी बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है, C6H12, ये जो ये साइन है ये 12 है, ये नीचे जा चुका है इसके। ओके, C6H12O6, और साथ के साथ क्या है O2, क्या है O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ये दोनों मिल करके ग्लूकोज नहीं बनाएंगे, और ग्लूकोज नहीं बनाएंगे तो उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, और जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी सोर्स कौन है, एटीपी। और वो कब मिलती है, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और वो किस में स्टोर होता है, स्टार्च में, और जहां पर कहां पर होता है, लीव्स के अंदर। अगर वो ही नहीं बनेगा तो हम अपनी लाइफ साइकिल को कैसे चलाएंगे, प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कैसे चलाएगा, उसे फूड प्रोवाइड नहीं होगा। तो इसलिए photosynthesis is very 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 necessary, but not here photosynthesis is possible. Okay, अब गाइस देखो, मैंने एक और प्लांट बनाया है। अब ये जो ऊपर वाला प्लांट था, सॉरी गाइस, ये ऊपर वाला जो प्लांट था ये तो क्या था, डेजर्ट एरिया में पाया जाता था, लेकिन ये वाला जो प्लांट है ना, ये वाला, ये एक ऐसी जगह पाया जाता है जहां पर सब कुछ है। यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ पर है आपकी रेन, हाँ इसका मतलब है हाँ मानसून भी आपका है, यानी नमी भी आपकी बनी हुई है। लो टेम्परेचर भी आपका बिल्कुल नहीं है, हाई टेम्परेचर भी बिल्कुल नहीं है। लो टेम्परेचर का मतलब 20-25 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर का मतलब 40-45। तो ये है बीच का, यानी 25 से लेके 35 तक के बीच का जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पर ये होता है आपका शायद सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ये टेम्परेचर होता है, और ये टेम्परेचर बहुत बढ़िया होता है अपनी लाइफ साइकिल को कैरी करने के लिए। और अगर यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर है तो आपकी सनलाइट भी होगी, क्योंकि टेम्परेचर तभी होगा जब आपकी सनलाइट होगी। ओके, और फोटोसिंथेसिस आपका होगा, क्योंकि रेन भी हो रही है और फोटोसिंथेसिस भी होगा। क्यों, सनलाइट भी पड़ रही है और रेन भी हो रही है, तो एक बैलेंस बना रहेगा। यानी ग्रीन भी होगा, येलो होने नहीं देगी रेन, जब ज्यादा सनलाइट पड़ेगी तो येलो होने वाली होगी, लेकिन तभी वो क्लोरोफिल एक्टिव करवा देगी, कौन, रेन। और अगर रेन क्लोरोफिल एक्टिव करवा देगी तो वो क्या बना देंगे, तो गाइस यहाँ पर ये बना देंगे एनर्जी और एटीपी। क्या बना देंगे, एनर्जी और एटीपी। तो गाइस आपने देखा कि एक प्लांट कैसे एक अफेक्ट होता है नेचर से। एक प्लांट था जो तो कैसे अफेक्ट हो रहा था, सनलाइट के द्वारा, और एक प्लांट था जो किसके द्वारा अफेक्ट हो रहा था, सनलाइट प्लस रेन। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट नेचर से अफेक्ट होता है, सनलाइट और रेन दोनों ही नेचर के पार्ट हैं। तो किससे अफेक्ट होता है, नेचर से। किससे, नेचर से। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड till then take care and subscribe my channel. Okay.